जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का आपका आज सेट नंबर 7वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 6 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो जाके देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लगभग टोटल हम 40 सेट जो है दरोगा प्रीलिम्स का करवा चुके हैं और उसमें जो है सब सेट जो है प्लेलिस्ट में आपका सेव है, वहाँ से जाके सारे सेट को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं आपका सेट नंबर 7 पे। और देखिए, जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियो का PDF जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका सेट नंबर आज का 7 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला नंबर मैथ से शुरू हो रहा है, तो मैथ का जो है सिर्फ हम आंसर बता देंगे, वो आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, पहले भुजा निकालना होगा और ऊंचाई बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, √3/2 इंटू भुजा। यहाँ से क्या करेंगे, आप भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकालने के बाद आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 64√3 सेंटीमीटर। ठीक है, बना के आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर मैथ का है, इसका हम राइट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर 3624 रुपया होगा, ऑप्शन D। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8 वर्ष, आपका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न है 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 रुपये की हानि हो जाएगा, ऑप्शन D। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है 18 घंटा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 18 घंटा। ठीक है, चलिए चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 6। अब देखिए, यहाँ से आपका GS प्रारंभ होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन D आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछे कि घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन रहा, तो आपका उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखेंगे, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष पर राज्य कौन रहा, तमिलनाडु। और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन रहा, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। दोनों ध्यान में रखेंगे और दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो इसका राइट आंसर होगा इलावेलिन बलारिवन, यानी कि ऑप्शन A आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है कि अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, किस चीज़ से संबंधित था उसका। तो इसका संबंध जो था यह कुचिपुड़ी लोक नृत्य से था, ऑप्शन C आपका राइट आंसर होगा। और देखिए, शोभा नायडू को पद्मश्री एवं संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 10, कहता है कि अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व पावर योजना की शुरुआत किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ऑप्शन B आपका राइट आंसर होगा। सर्व का जो फुल फॉर्म होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रोमोलरी होता है। ठीक है, और अब देखिए अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन इन एम्पावरमेंट रिसर्च। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 11 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जोबियन ग्रह नहीं है। तो मंगल जो है यह जोबियन ग्रह नहीं है, यानी जोबियन ग्रह का मतलब होता है पृथ्वी के समान। ठीक है, पृथ्वी के समान। अब देखेंगे नेपच्यून जो है इन्हें जैविक ग्रह, इन्हें
चलिए, नेपच्यून को जो भी क्या कहते हैं, इन्हें भी जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, कहता है कि बिग बैंग घटना कितने वर्ष पूर्व हुई। बिग बैंग घटना कितने वर्ष पूर्व हुई, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। कोयला जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है, तो ये अवसादी सेल का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 14, कह रहा है कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 0.0005, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और नाइट्रोजन की बात करें तो वातावरण में नाइट्रोजन 78.8% है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 20.94%, और आर्गन की बात करें तो 0.93% आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03, और O3 यानी ओजोन की बात करें तो 0.00006%, ठीक है। और H2 की बात करें हाइड्रोजन का तो 0.0005, यही आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न, कहता है कि सार गैसो सागर किस महासागर का भाग है। सार गैसो सागर यह अटलांटिक महासागर का भाग है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इस राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी जो है निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बृहद एवं पीर पंजाल, बृहद एवं पीर पंजाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो ज्वार नद मुख का निर्माण जो करती है ताप्ती और नर्मदा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी की। गोदावरी की और अन्य सहायक नदी जो है प्राणहिता, पैनगंगा, बैनगंगा, ये सब क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है। मानेर, पूर्णा, ये सब भी किसका सहायक नदी है, गोदावरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पंपा सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पंपा सरोवर यह केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, केरल राज्य में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है, तो यह आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पोचमपाद। पोचमपाद जो है गोदावरी नदी पर, ठीक है, गोदावरी नदी पर तेलंगाना के निजामाबाद जिले में, तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पोचमपाद परियोजना, ठीक है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में टीन का उत्पादन अधिकांश किस राज्य में होता है, तो ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और इसको पूर्व का बोस्टक भी कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है। भूटान से नहीं लगती है, तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का भी भूटान से सीमा लगती है, ठीक है। असम का भी लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, तो क्या हो जाएगा उपरोक्त में से किसी का नहीं, ठीक है, किसी का नहीं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो भूटान से किस किस से सीमा लगता है, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, असम से, और एक सिक्किम से भी इसका सीमा लगता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, कह रहा है कि
महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 27, कह रहा है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विदिशा में। विदिशा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और प्रतिष्ठान, ये जो है सातवाहनों की राजधानी थी, प्रतिष्ठान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सिमुक जो था यह सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक था। और वासुदेव ये कण्व वंश का संस्थापक था। वासुदेव किसका था? वसुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। ठीक है, और चेदी वंश का जो महानतम शासक था उसका नाम था खारवेल। ठीक है, खारवेल, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं, प्रथम हुन आक्रमण किसके काल में हुआ था? प्रथम हुन आक्रमण जो हुआ था यह हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, और इसकी जानकारी जो मिलता है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 30 नंबर, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1025 में। 1025 में। उस समय जो है भीमदेव कठियावाड़ का शासक था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो आया था 1333 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, और रहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने ही किया था। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 33, कहता है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वह 1555 में मुगल एवं सिकंदर सुर के मध्य हुआ था। ठीक है, चलते हैं, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था? बैरम खां ने कर रहा था। ठीक है, बैरम खां। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पंचतंत्र का अनबार ए सुहाइली नामक से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हुसैन इब्न अली बैज ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और पंचतंत्र का लेखक जो था वह विष्णु शर्मा था। कौन था? विष्णु शर्मा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 35, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर होगा चिंगलीज खान। ऑप्शन बी चिंगलीज खान। ठीक है, और इसको चिंगलीज खान को हैदराबाद का संस्थापक भी माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे द्वारा। कब किया गया? 1871 में। चलते हैं अगला प्रश्न, मद्रास की संधि किसके मध्य हुई थी? तो मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ था, जिसका उस समय कार्यकाल किसका था? बड़े लास्ट का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 39, कहता है कि नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी। अब देखिए हिंदी एवं गुजराती में यह प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 40, यूके के संस्था
यूके सिन्हा समिति, देखिए यूके सिन्हा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है यूके सिन्हा समिति। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 41। प्रश्न नंबर 41 है, कहता है कि कागजी मुद्रा यह कृत्रिम मुद्रा है। कागजी मुद्रा यह कृत्रिम मुद्रा विदेश आहरण अधिकार यानी कि ऑप्शन अब विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जिसको SDR भी कहते हैं, SDR। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा निवेश शामिल नहीं है, बाकी विनिवेश, विदेशी ऋण उधारी, आंतरिक बाजार, ये सब क्या है, यह केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल है। चलते हैं अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा है क्या? बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयता, इसी को क्या कहते हैं कि राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 44, कहता है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है कि निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है, यानी कि 2 और 3 आपका सही होगा, 2 और 3। और देखिए मुद्रा के मूल्य के अधिकाधिक रूप से क्या होता है, गिरावट आ जाती है। तो आपका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, और 2 और 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 45। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 बार किया गया है। कब कब? 1949 में और 1966 में और 1991 में। 1991 में 3 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 46। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं कौन? तो विशेष आहरण अधिकार, जिसको SDR कहते हैं, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी संपत्तियां, यानी कि सभी जो है यह विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी, 1 2 3 4 सभी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 47 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका प्रमुख विशेषता है दोहरी कार्यपालिका एवं विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, यानी कि 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। 2 और 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और सी ही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 से कहते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकार के संबंध में नहीं है? मूल अधिकार के संबंध में नहीं है, तो आप देखेंगे असीमित नहीं है, यानी कि कोई जो है ना, ये इसका सही उत्तर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 50। कहता है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय भी है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। जबकि अनुच्छेद अगर 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता का अधिकार, और अनुच्छेद अगर 15 की बात करें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध से संबंधित है। और अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो यह पंचायती राज ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 51। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस अनुच्छेद के तहत ये बुलाते हैं? 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 52। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है?
महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जबकि अनुच्छेद 148 के तहत महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर आपका 53। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है कितना? तो यह 20 हो सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और जबकि राज्यों से अधिकतम कितना हो सकता है? 530। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 54 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? यह 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जबकि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु उम्र पूरा कर चुका होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद का। ऑप्शन डी, संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से। और 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पीडी बघेला है। पीडी बघेला, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? काजी नेमू, ये मेघालय का काजी नेमू है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 60 नंबर। हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 61 है, कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्षता कौन है? तो कौन है अध्यक्षता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्कन बोल्जिकर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और यह तुर्की के हैं। कहाँ के हैं? तुर्की के हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केरल में मनाया गया। ऑप्शन बी, केरल में। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 63 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी। ठीक है, और यह फर्स्ट स्थान जो प्राप्त हुआ है वह स्वीडन को हुआ है। किसको? स्वीडन को। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 नंबर कहता है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने? यह केरला ने किया है। और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का। जबकि छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में टॉप पर है गोवा और मणिपुर जो है वह अंतिम स्थान पर है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 65 है। कहता है कि ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो रामनी रामपाल को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 यह जो है किस विजेता कौन रहा? इसका राइट आंसर होगा एस हरीश, और यह मलयालम साहित्य के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मुंबई में संपन्न हुआ। और इसका जो थीम रहा इस साल का भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन इसका थीम था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 69। वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार क्या है? टाइलर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव को दिया गया। ऑप्शन सी आपका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 महामारी घोषित करने वाले पहला राज्य कौन बना, कौन था, तो यह हरियाणा था। ठीक है, कोविड-19 महामारी को घोषित करने वाला पहला राज्य जो था वह हरियाणा था। जबकि अगर लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य पूछे तो वह राजस्थान है। लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था, राजस्थान था। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 71। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, इसका राइट आंसर होगा इटली द्वारा। कब होगा यह, तो 2026 में हो जाएगा, 2026 में। ठीक है, इटली के दो शहर जिसका नाम है मिलान और कोर्टिना। ठीक है, कोर्टिना, ये दो शहर में संयुक्त रूप से किया जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण, दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, तो ये गुजरात में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के तापी जिला में। ठीक है, गुजरात के तापी जिला में। और इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है 2022 तक में इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगला है कि दी एंड गेम पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा एस हुसैन जैदी द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। भारत सरकार के किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह 2024 तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर आपका 75। कहता है कि किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को DRDO को के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमंत पांडे को, हेमंत पांडे को। चलते हैं अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में सदर जापरोवा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, सदर जापरोवा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो किर्गिस्तान का। ऑप्शन ए। चलते हैं अगला प्रश्न कर रहा है कि देश का पहला परागणकर्ता पार्क किस विकसित किया गया, किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। देश का पहला परागणकर्ता पार्क जो है किस राज्य में विकसित किया गया है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है, कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत धारा ये जो है सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता और बलाघूर्ण ये सब सदिश राशि है। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने से द्रवों की श्यानता क्या होती है, तो ताप बढ़ने से द्रवों की श्यानता घट जाती है। जबकि गैसों में ताप बढ़ने पर इसका श्यानता क्या होता है, गैस का बढ़ जाता है। दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 80 नंबर। निम्न में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो एल्यूमिनियम जो है यह अनुचुंबकीय पदार्थ है। और कौन कौन सा है, क्लोराइड है, आपका सोडियम है, प्लेटिनम है, मैग्नीशियम, तांबा, मैग्नीज और तांबा ये सब भी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है 81 नंबर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगन्स ने दिया था, हाइगन्स ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी। और देखिए दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 83। निम्नलिखित में कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, जस्ता और निकेल। ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता और निकेल। अगला प्रश्न है कि अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 85। कहता है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि स्टारफिश किस संघ का जंतु है, स्टारफिश यह जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 87। निम्न में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियस। ऑप्शन डी।
और सबसे छोटा कोशिकांग पूछे तो राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 88। कहता है कि यदि माता का रक्त समूह ओ एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह जो होगा ए या तो बी होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? यह जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी, त्वचा एवं फेफड़े को प्रभावित कर देता है ये, ठीक है, त्वचा एवं फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 90। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 91 नंबर प्रश्न है। कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला भाग जो है यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्बेसिस अम्ल, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्बेसिस अम्ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन शरीर में किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन ये जो अमाशय से प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नतांगकी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नतांगकी नेशनल पार्क ये नागालैंड में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 95। ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। वेनेजुएला की राजधानी कराकस निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 97। कहता है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच का सीमा निर्धारण करता है? यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किन के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हेकेले के द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99। कहता है कि अस्टोरिंग किस देश की संसद है? अस्टोर्टिंग किस देश की संसद है? यह नॉर्वे की संसद का नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध नीति निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यह अरुणाचल प्रदेश का। एक और है मुखौटा लोक नृत्य भी जो है यह अरुणाचल प्रदेश का ही है। तो यहाँ तक आपका सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यानी कि कल जो है हम लोग सेट नंबर 8 करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।